हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना फेवरेट चैनल एग्जाम सिलेक्शन में। स्टूडेंट, आज के इस सेशन के अंतर्गत हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र के विकास चैप्टर के टॉप 15 प्रश्न। ये टॉप 15 प्रश्न ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो लगातार 2020 से लेकर के 2025 तक पूछे गए हैं। ये अर्थशास्त्र की एक ऐसी क्लास होने वाली है जहां से आपके 20 में से 20 बहुविकल्पी पक्के होने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर अध्याय 1 है ये हमारा, और इसी प्रकार से अध्याय 2 की वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जिससे आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत टॉप 15 प्रश्नों को देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना होगा। जैसा कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का जो पैटर्न लिया है वो पैटर्न बेसिक टू एडवांस लेवल का लिया है। मतलब कि पहले आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे जिसका पैटर्न जो होगा यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, जीडीपी का क्या अर्थ है? मतलब कि जीडीपी क्या होती है? तो जीडीपी की बात करें तो जी और डी और पी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है ग्रॉस, और डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आप हिंदी में मतलब यदि निकालेंगे तो उसका मतलब निकलेगा सकल घरेलू उत्पाद। तो राइट आंसर जो होगा वो आंसर नंबर बी हो जाएगा कि सकल घरेलू उत्पाद। जी हाँ, सकल घरेलू उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब कि किस क्षेत्र को, यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर लिखा गया है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। निम्न यानी कि इन ऑप्शनों में से यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न के स्थान पर किस भी लगाकर पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेक्टर होता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कृषि क्षेत्रक है। तो इस प्रकार से प्राथमिक क्षेत्रक हमने देख लिया। अच्छा, अब सेवा क्षेत्रक किससे कहा जाता है? सेवा क्षेत्रक जो है वो तृतीयक क्षेत्रक को कहा जाता है, और औद्योगिक क्षेत्रक जो है वो द्वितीयक क्षेत्रक को कहा जाता है। तो ये यहाँ पर आपके 2 एमसीक्यू और क्लियर हो गए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन से के आपके 3 एमसीक्यू पक्का हो गए। तो इसी प्रकार से मैंने जिस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट के तरीके से पढ़ाया है, ऐसे आपको ऐसी तैयारी करनी है जिससे की मदद से आप एक एमसीक्यू नहीं बल्कि हजारों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। बिकॉज अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कॉन्सेप्ट की मदद से आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन के बारे में हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है वो 2020 से लेकर के 2025 तक, मतलब 2021 में ये जब पेपर नहीं हुआ था कोरोना की वजह से, तो उसमें नहीं आया हुआ और सभी में आया हुआ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक का मतलब क्या होता है? मानव विकास सूचकांक, इसका मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव का विकास जो होगा उसका सूचकांक का कौन सा राज्य है। तो मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत का सबसे नंबर 1 राज्य है केरल। तो मानव विकास सूचकांक की बात करें तो केरल जो होगा वो नंबर 1 राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव विकास का अर्थ है।
तो मानव विकास का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन दिया गया है कि मानव की सोच में वृद्धि करना, मतलब कि मानव कोई चीज को सोच रहा है तो उसके उसके सोचने में वृद्धि करना। तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा कि मानव के विकास में सोचने की वृद्धि करना ही मानव विकास कहलाता है। और बी नंबर दिया गया है मानव में गुणात्मक सुधार करना, यानी कि मानव के गुणों में सुधार करना, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। मानव में गुणात्मक सुधार करना, हाँ तो ये भी सही हो जाएगा। तो गुणात्मक सुधार नहीं करना तो ये तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर अर्थ पूछ रखा है, तो यहाँ पर मानव की सोच में वृद्धि करना, तो राइट आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका मानव विकास का मतलब होता है कि मानव की सोच में वृद्धि करना। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है विकास को मापने हेतु आई के अतिरिक्त अन्य कौन कौन से मापदंड हैं। मतलब कि यहाँ पर आई नहीं लिखा होना चाहिए, आई लिखा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर आई लिख देते हैं। आय के अतिरिक्त कौन कौन से मापदंड हैं? तो आय के अतिरिक्त मापदंड जो हैं वो एक प्रकार से स्वास्थ्य हो जाएगा, और दूसरा जो होगा वो प्रति व्यक्ति आय, यानी हर एक व्यक्ति की आय को नापा जाता है। मानव विकास सूचकांक में साक्षरता दर को भी नापा जाता है, और प्रति व्यक्ति आय तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि विकास नापने के लिए आय नापा जाता है, और स्वास्थ्य नापा जाता है, और क्या क्या प्रति व्यक्ति आय नापा जाता है, और साक्षरता दर नापा जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी उपर्युक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि साक्षरता दर होता क्या है। साक्षरता दर का मतलब होता है पढ़े लिखे लोगों का एक प्रतिशत, यानी अनुपात। तो आपको ये साक्षरता दर यानी कि सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भारत के किस राज्य में हैं। तो क्या केरल में हैं, बिहार में, और सी नंबर है उत्तर प्रदेश में, और पंजाब में। तो पंजाब में तो है नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है। तो सबसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो साक्षरता दर के मामले में तेज भी हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केरल। जैसा कि केरल जो है वो इसकी जनसंख्या तो छोटी है, लेकिन यहाँ पर अत्यधिक पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो सबसे अधिक भारत का साक्षरता दर वाला जो राज्य होगा वो केरल हो जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र मतलब कि द्वितीय सेक्टर किसे कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र का मतलब होता है, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था प्राथमिक क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक में मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक क्षेत्रक ऐसा क्षेत्रक होता है, प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत कृषि का निर्माण, द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत किसी उद्योग धंधे से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्रक जो है वो उद्योग से संबंधित है, मतलब यहाँ पर वस्तुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसका नाम जो है द्वितीय क्षेत्रक का उद्योग पड़ा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो द्वितीय सेक्टर, अगर तृतीय सेक्टर को पूछा जाए तो सेवा क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल हल्का सा समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस चैप्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2025 में क्वेश्चन 3 मॉडल पेपर में पूछे गए हैं। 2025 में आप समझिए बात को, 2025 में 2025 का जब पेपर हुआ था तो उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 7 मॉडल पेपर बने थे। तो 7 मॉडल पेपर में से ये 4 मॉडल पेपर में बने थे। तो यहाँ पर 7 में से 4 मॉडल पेपर में, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। मतलब कि ऐसा कौन सा
सा राज्य है। दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य, तो भारत का ऐसा राज्य जो है वो बिहार है। यहाँ पर आप समझिए बिहार क्यों है ऐसा, बिहार पिछड़ा राज्य क्यों है, इसकी हिस्ट्री को आप समझिए। तो बिहार जो है उसमें जनसंख्या जो है और पेड़ पौधों का अनुपात सर्वाधिक है। जनसंख्या बिहार की अधिक है, इसलिए ये पिछड़ा, अभी तक पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है जो कि भारत का। तो इस प्रकार से राइट आंसर जो होगा वो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिहार। तो यहाँ पर बिहार क्यों है इसका भी आपका आंसर मिल चुका है कि बिहार इसलिए है पिछड़ा राज्य क्योंकि इसकी जनसंख्या जो है वो अधिक है, और जनसंख्या अधिक होने के कारण ये देश उन्नति को नहीं देख पा रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है। इस क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें मेन पॉइंट क्या है कि मानव विकास रिपोर्ट, यानी मानव विकास सूचकांक जो है, मानव विकास सूचकांक अभी देखा था, अब यहाँ पर रिपोर्ट मतलब कि मानव विकास को, यहाँ पर आप इस शब्द को समझिए, मानव विकास रिपोर्ट का अर्थ क्या समझिए आप कि मानव विकास, यहाँ पर ये दो शब्द हो गए, मानव विकास और रिपोर्ट, मतलब मानव विकास नापने का कोई तो रिपोर्ट होगा, और उस रिपोर्ट को लेता कौन है मापने का कार्य में, उसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट जो है वो भारत में यूएनडीपी नापता है। कौन नापता है? यूएनडीपी। जैसा कि यूएनडीपी जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश और भारत लेवल पर नापता है। यूएनडीपी जो है वो भारत का मानव विकास रिपोर्ट पेश करता है। तो यहाँ पर दिया गया है ए नंबर ऑप्शन, MNDP नहीं, UNDC नहीं, UMDP नहीं, UNDP। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। UNP का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्रक, यानी कि तृतीयक सेक्टर, क्षेत्रक का मतलब क्षेत्र या इसे ही क्षेत्रक भी कहा जा सकता है। तो तृतीयक क्षेत्रक में क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पर फिर से एक पुनः आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे प्राथमिक सेक्टर, लेट सपोज आपसे पूछा गया है प्राथमिक सेक्टर होता क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्रक ऐसा क्षेत्रक होता है जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन होता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्रक में आप बताएंगे कि द्वितीयक क्षेत्रक में प्राथमिक क्षेत्रक द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को औद्योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत क्या आ जाएगा? सेवा, यानी कि मनुष्यों को सेवा प्रदान किए जाते हैं। तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हम आपको बता देते हैं, जैसे मानव, तो मानव के अंतर्गत जो आएंगे वो जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर जो है वो मनुष्य के लिए बना है, तो डॉक्टर जो होगा वो एक प्रकार का तृतीय क्षेत्र का इंसान होगा। जैसे बिजनेसमैन जो सेवा प्रदान करते हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, तृतीय क्षेत्रक, यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे लोग आएंगे जो सेवा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है, मतलब कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो कि गरीबी का प्रतिशत जो है उसमें ज़्यादा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो भारत का सबसे अधिक गरीब राज्य है वो है बिहार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिहार की जो जनसंख्या है वो अधिक है, और बिहार की जनसंख्या अधिक होने के कारण ये बिहार राज्य जो है वो उन्नति को
को नहीं देख पा रहा है। इसलिए जो बिहार देश होगा, बिहार राज्य जो होगा, वो गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक लिए हुए है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि 2024 के बोर्ड पेपर में 7 में से 7 पेपर में आया हुआ था। तो 2024 में ये पूछा गया था। क्या पूछा गया था? यहाँ पर कुछ चेंज कर दिया गया था। क्या चेंज किया गया था? ये चेंज ये किया गया है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछा गया था कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय अधिक जिस देशों का होता है वह देश कहलाता है। तो वे यहाँ पर आप समझिएगा, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है। राष्ट्रीय आय का मतलब ये होता है कि राष्ट्र की आय। मोटे मोटे शब्दों में हम इसका अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ, राष्ट्रीय आय का अर्थ निकलेगा राष्ट्र की आय। राष्ट्र की आय का मतलब, राष्ट्र का मतलब होता है, यहाँ पर आप एक एक शब्दों को तोड़ मरोड़ कर इस प्रकार से पढ़िए। यहाँ पर आपको हर शब्दावली को ध्यान में रखना है। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। तो इसका मोटा मोटा अर्थ निकला देश की आय। देश की आय का मतलब होता है इनकम। आय का मतलब क्या होता है? इनकम। इनकम। तो इनकम जो होगा, वो राष्ट्र का इनकम जो होगा वो क्या होगा? जैसे कि भारत का कोई व्यक्ति ले लीजिए, तो भारत के व्यक्ति जो होंगे उसका आय जो होगा, और पूरे भारत के लोगों का जो इनकम है वो देश का राष्ट्रीय आय कहलाता है। मतलब कि जिस देश का राष्ट्रीय आय, जैसे भारत देश के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी का इनकम को जोड़ लिया जाए तो वह राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय जो होगा वो अधिक होगा, वह देश जो होगा वो क्या कहलाएगा? क्या अविकसित देश कहलाएगा? मतलब कि जो देश विकसित नहीं, ये कहलाएगा? नहीं। और यहाँ पर अर्धविकसित भी नहीं कहलाएगा, और डी नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कि विकसित देश के अंतर्गत आ जाएगा। जैसा कि विकसित देश है, विकसित देश के अंतर्गत हम किसको मान सकते हैं? विकसित देश के अंतर्गत अमेरिका को मान सकते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अमेरिका जो है उसका राष्ट्रीय आय जो है वो सर्वाधिक है। तो इसलिए अमेरिका जो होगा वो एक प्रकार से विकसित देश की श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर टॉप 15 प्रश्नों को हमने देख लिया। ये 15 प्रश्न आपके पेपर के लिए बेहद इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया टॉप 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप यानी क्वेश्चन का लेवल को ध्यान में रखते हुए समझाया। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के हम देख चुके हैं टॉप 15 प्रश्न। अब इसी प्रकार से आने वाले लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे नागरिक शास्त्र का। तो जैसा कि इस चैनल पर जो है वो हिंदी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को इस प्रकार से आसान करके समझाया जाता है ताकि स्टूडेंट को बराबर सटीक जानकारी और महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों आदि के साथ उनका बोर्ड पेपर जो है वो एकदम से क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। तो एंड करते हैं अब यहीं पर इस सेशन को। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल एग्जाम सिलेक्शन पर।